हम लोग ये पढ़ चुके थे 10वीं का संसाधन एवं विकास इतिहास का ये पहला चैप्टर था। ये भारत में संसाधन नियोजन। अब मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊँगा क्या यहाँ से मुझे पढ़ाना था। तो आइए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न है, क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए। ये मैंने पिछली बार आपको होमवर्क के लिए दिया था क्वेश्चन। चलिए इस बार अब आगे थोड़ी चर्चा करते हैं कि उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। अच्छा, उपनिवेश क्या होते हैं? उपनिवेश का इतिहास, तो उपनिवेश होते हैं जैसे विदेशी लोग व्यापार करने के लिए भारत जैसे अन्य देशों में भी उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्रियां या छोटे से कारखाने जैसे बनाए। वहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों में ख़रीद लेते थे और अपने प्रदेश में या वहीं लाकर महंगे दामों में फिर उनके प्रोडक्ट जो उत्पाद होते थे उनको बेचते थे। तो वो जो संस्थाएं बनाई थी विदेशों ने, उन्हें हम लोग उपनिवेश कहते थे। ठीक है, तो उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। हमेशा से जहाँ ज़्यादा संपन्न रहा है तो विदेशी लोग वहीं पर आक्रमण करते रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा जो देश गुलाम रहे हैं, तो जो संसाधन संपन्न देश रहे हैं वही देश केवल विदेशों के या अंग्रेज़ों के ज़्यादातर गुलाम रहे हैं। आप उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया, खूब अच्छे से आप देखते हो, तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। भारत में धीरे धीरे उपनिवेश बनाए, व्यापार किया और धीरे धीरे अंग्रेज़ लोग शासन करने लगे यहाँ। ठीक है, और बहुत सारे, एक ही नहीं हज़ारों जो है ऐसी घटनाएं हैं जिससे आप ये चीज़ समझ सकते हो किया, तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वह उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इस सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। आप ये बात शायद न समझ पाए हो, फिर से देखिए। जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं, तो उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। मतलब आज के समय में जो भारत की स्थिति है, इतना विकसित हुआ है, विकासशील है, तो इसमें सिर्फ अपितु प्रौद्योगिकी और उस समय के उपनिवेश वही नहीं है केवल, इसके साथ साथ भारत की जो आपकी मानव संसाधन है, यानी जो मनुष्य किसी भी रूप में सेवा दे सकते हैं, उनकी गुणवत्ता और जो ऐतिहासिक अनुभव रहा है हमारे इतिहास में कि क्या संसाधन रहे हैं, उनका कैसे दोहन किया जा सकता है, कैसे उनका उपयोग किया जा सकता है, उन्हें बेहतर बनाया जा सकता है, उनका भी योगदान रहा है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात आती है संसाधनों के संरक्षण की। तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपभोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये बिल्कुल आप देख रहे हो, हम लोग जीवाश्म ईंधन है जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयला निरंतर रूप से खोदा जा रहा है, तो जहाँ से निकाला जा रहा है वो ज़मीन वहाँ पोली हो रही है। जो भूतल है उसका संतुलन बिगड़ रहा है, कहीं पृथ्वी का एक हिस्सा हल्का हो रहा है, एक भारी, जिसकी वजह से भूकंप कारण है आने का। ठीक है, जलवायु में अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तापमान बढ़ा रही, ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये आपको पिछले में बता चुका था। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हो भी रही हैं और होंगी भी आगे चलकर, अगर इसी प्रकार दोहन उपभोग बना रहा। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। बात सही है बिल्कुल। अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति को अपना जीवन अच्छा खुशहाल व्यापित करने के लिए क्या चाहिए? सामान्य भोजन, अच्छा परिवार, खुशियाँ। इसके लिए अब
ये जो बड़े बड़े दोहन हो रहे हैं, उपभोग किए जा रहे हैं, क्या लालच, व्यापार कि और ज़्यादा धन और ज़्यादा धन, इसीलिए तो इतना ज़्यादा खनन हो रहा है। तो यही गांधी जी ने आसान शब्दों में कहा कि पेट भरने के लिए तो भारत के पास संसाधन बहुत हैं, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। जो सब उथल पुथल हो रही है, क्यों? कुछ लालची लोग हैं और स्वार्थी व्यक्ति हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकी, जो भाई प्रौद्योगिकी का मतलब इंजीनियरिंग, ठीक है, मॉडर्न इंजीनियरिंग जो है वो सिर्फ चीज़ों को बेहतर करने के लिए है, ना कि संसाधनों का शोषण और उनका दुरुपयोग करने के लिए। इलाज के लिए हमारे खनिज इस्तेमाल होते हैं तो उनको उतने ही सीमित तक रखा जाए, उनका दुरुपयोग न किया जाए। अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन में पक्षधर थे तथा जो गांधी जी थे वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। ये जैसे चाइना क्या करता है, जैसे चाइना झालर आपने सुनी होगी, उसने बहुत साल पहले बहुत सारे अपने कुटीर उद्योगों को मास प्रोडक्शन कर लिया और सरकार ने खुद खरीद लिया। अब वो क्वालिटी अपने यहाँ इस्तेमाल लो क्वालिटी की चीज़ों का नहीं करते, वो दूसरे देशों में उस घटिया क्वालिटी का सामान देते हैं और अच्छे दामों में बेचते हैं। तो उस देश का संपदा भी नुकसान, और वो कचरा जिसको डिस्ट्रॉय या ख़राब नहीं, कहीं व्यर्थ में नहीं फेंका जा सकता है, नुकसानदायक है, वो कचरा वो अपने यहाँ से निकाल के दूसरे देशों में भेजे दे रहे हैं और उसका अच्छा दाम भी लिए ले रहे हैं। तो ये इस तरीके की लालच अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे गांधी जी कि बड़े पैमाने पर नहीं होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है, आवश्यकता है, सिर्फ उतना ही होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। किसने की? क्लब ऑफ रोम ने 1968 यानी 1968 में इसकी वकालत की थी संरक्षण की। तत्पश्चात 1974 में यानी लगभग आपके 6 साल बाद सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। 1987 में जो है फ्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूल आधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन सतत पोषणीय विकास मैंने आपको पिछले उसमें पढ़ाया था, ठीक है। संरक्षण की वकालत की यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक के पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। अब आपको ये कुछ किताबों के नाम याद रहें। हमारा साझा भविष्य ये है रिलेटेड है संपदा के संरक्षण से, और आपका स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, क्लब ऑफ रोम जिसने इसकी पहल की थी, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान रखने योग्य हैं ये, ठीक है। पहली पहल कब हुई थी? 1968 में, फिर 74 में उस पर काम किया गया सुमेर ने, और 1987 में रिपोर्ट आई जिसके बाद उस पर थोड़ा और ध्यान दिया गया। फिर 1992 में शीर्षक के पुस्तक के बाद इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आपने देखा था, संसाधन की बैठक हुई थी 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें भी इसका किया गया। फिर अब आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं भू संसाधन क्या है। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसका ख्याल रहेगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो आप स्लो कर लें अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान हैं जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक हैं। पर्वत भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत जानते हो आप लोग, है ना, पठार जानते हो, और मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ पारंवासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रहें कि लगभग 43% जो भू क्षेत्र है वो कैसा है? मैदानी है,
ठीक है। और जो 30% है वो कैसा है, पर्वत जो है पूरे भूक्षेत्र के लगभग 30% भाग में विस्तृत है पर्वत। और जो 27% हिस्सा है वो पठारी है। पठार और पर्वत आप समझते होंगे, जो वाले आप ऊंचे टीले बन रहे हैं वो पर्वत हैं, और जो ख़त्म हो रहे हैं पहले थे बहुत पहले किसी ज़माने में, तो वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। पठार ऊपर से चपटे होते हैं जबकि पर्वत नुकीले होते हैं। ठीक है, ये इनकी खासियत है। जो आपका बीच भारत का इलाका है इधर दक्षिण भारत की, यहाँ सब पठार हैं, जबकि आपका असम हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर आपके पर्वत हैं। ठीक है, और बीच बीच में भी पर्वत श्रेणियाँ हैं थोड़ी थोड़ी। तो इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। किन क्षेत्रों में, पठार वालों में। ठीक है, क्योंकि वो ख़त्म हो रहा है तो उनको लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, एक पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो, इसमें सीख सकते हो। जो पीला वाला भाग है आपका, ये क्या दिखा रहा है, ये जो पीला वाला भाग है ये 27% आपका क्या दिखाएगा, पठार दिखा रहा है। ठीक है, और जो आपका 43% भाग है वो मैदानी क्षेत्र दिखा रहा है, और जो पर्वत है वो आपका ये 30% दिखा रहा है। ठीक है, ये पाई चार्ट इसे बोलते हैं। वृत्त में को हम 100% को 360 अंश मान लेते हैं, उसको उसी हिसाब से भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, अंशों में, तो प्रतिशत जो है आ जाता है। इसको पाई चार्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। ये आंकड़े में बहुत सुविधा देता है। आइए उसके बाद चर्चा करते हैं फिर हम लोग आगे। ये देखिए और भी हैं आंकड़े, ये इसमें जानकारी आपको क्या क्या दे रखी है। डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जो है स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसने कुछ आपको सूचना दी है। तो अभी इसको देखिए पढ़ते हैं तब पता चल जाएगा। 1960 और 61 के अनुसार है भू उपयोग संवर्ग कि कितना हिस्सा कौन करता है, क्या किस में उपयोग हो रहा है। ठीक है, वैसे तो सारे कलर से आपको दिखाया गया है। यहाँ एक ब्लू कलर है 1, ठीक है ना, 18.11 हिस्से में पूरे भू की बात की जा रही, पूरी पृथ्वी की, ध्यान रहे। उसके बाद जो है आपका ये पहले वाले फिगर की बात मैं कर रहा हूँ। बंजर भूमि कितनी है, ये रेड कलर दिखा रहा है 18.11। फिर उसके बाद आपकी गैर कृषि योग्य जो ज़मीन है वो बिल्कुल 4 आपकी जो है कितनी है, एक क्रम से ही चल रहा है। ये पहले पे ये है, ठीक है, दूसरे पे फिर ये है, तीसरे पे आपका ये है, और फिर जो है स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमियाँ कितनी हैं आपकी 4.1। और जो है विविध कितना है आपके पास, जो उसमें वृक्ष हैं, फसलें हैं, उपवन हैं, ये आपका मात्र कितना होता है 1.50। ठीक है, इसके बाद इधर और अगर कलर में देख लें तो कृषि योग्य बाजार, बंजर भूमि जो है कृषि योग्य जो बंजर है वो 6.23। और जो है आपका कलर वाला है ये आपका कितना है, देख के पढ़ाओ तो लिख लिख नहीं। हाँ, एनसीईआरटी की किताब है ना 10 वाली, अब किताबें हैं नहीं हमारे पास, तो ये ऑनलाइन जो कोर्स की हाँ दोनों पेज भी रिकॉर्ड होता है, स्क्रीन रिकॉर्डर लगा ना, तो पेज जो स्क्रीन में मेरे चल रहा होगा वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और जो बोलेंगे वो साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ हाँ आएंगे जरूर। और इसमें आपका जो ये ब्लू कलर है, पहले तो ये बजरंगी कलर जो है आपका केसरिया, कृषि योग्य बंजर भूमि दिखा रहा है 6.23%। और फिर ये प्रति भूमि के अतिरिक्त जो अन्य पुरातन प्रति पड़ी हुई है वो आपका ये, ठीक है, ब्लू कलर स्काई ब्लू दिखा रहा है। और उसके बाद वाला आपका वर्तमान प्रति दिखा रहा है, और शुद्ध जो ये आपका धानी कलर है, शुद्ध निवल या जो बोया गया क्षेत्र है वो आपका दिखा रहा है 46.26। ठीक है, ये हम लोग पहले इस पूरे फिगर की इसकी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ये सारे जो दिए गए हैं वो सारे इसी के हैं। ठीक है, ये फिर कलर हैं, ये दूसरी चीज़ें इससे दूसरे से बताई गई।
अब देखिए, मतलब ये एक रेंज है, आप ये भी बोल सकते हो कि 46 से जो है 45 तक, 18 से, ठीक है, ये 2 रेंजें हैं, इससे लेके इतने के बीच तक है। इस तरीके से आप इसको कह सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी चर्चा देखिए नीचे करते हैं, फिर हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग ये क्या दिया गया है। अच्छा, भू उपयोग की बात करते हैं। तो भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों में किया गया है। नंबर 1 कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तो जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है उसमें 2 तरीके की होगी, एक बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि होगी और दूसरी गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, ठीक है। प्रयोजन का मतलब जैसे कोई सरकारी इमारत, सड़क, कॉलोनियाँ इसमें वगैरह में लगाई गई, ठीक है। और जो तीसरी है वो परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, मतलब जो कृषि जिसमें नहीं की जा सकती, ठीक है। स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमियाँ, विविध वृक्षों एवं फसलों तथा उपवनों आदि जो छोटे छोटे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अभ्यारण्य, वन वगैरह इस तरीके के सब आ जाते हैं उसमें, जो शुद्ध और बोए गए। हाँ देखो, ये जो फसलें जिनमें उगाते हैं वो फसल इसमें अभी नहीं है प्रति भूमि में, ध्यान रहे, ठीक है। फिर प्रति भूमि जो है इस वर्तमान में प्रति भूमि, ठीक है, जो कृषि योग्य हो भी सकती है। तो वर्तमानी प्रति जहाँ कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती की जाती है, खेती ना की गई हो, ठीक है, वो वाली प्रति भूमि आ जाती है। फिर उसके बाद 12 नंबर में वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो, ठीक है। ऐसी प्रति का मतलब होता है जो भूमि बहुत दिनों तक पड़ी रहे, ठीक है ना, जो जिस पे किसी खास का हक ना हो, बंजर ना हो, लेकिन उस पर कुछ न कुछ उगाया जा सकता है, उसको प्रति बोलते हैं। तो प्रति भी 2 तरीके की हो सकती है, एक बंजर, एक जो है कृषि योग, ठीक है। तो इसीलिए वो उसके अंतर्गत ये सारे पार्ट लिखे हुए हैं। फिर शुद्ध या निविल बोया गया क्षेत्र जो होता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निविल बोया गया क्षेत्र बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जोड़ दिया गया है तो वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है लगभग, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें हम लोग कि भारत में भू उपयोग प्रारूप क्या है, ठीक है। भारत में बात कर लें अगर, ठीक है, ये फिगर हमारे हिसाब से एक विश्व का है और एक इसमें भारत का है, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है, ये आपका जो चित्र है ये इसमें एक भारत का है और एक विश्व का है। फिर देखिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। भू उपयोग में निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृतियाँ, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं, ठीक है। भू का भाग प्रकार इन सब के आधार पर ही बांटा जाता है, ठीक है। भारत का कुल भौगोलिक, देखिए अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आता तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उन शब्दों को समझ सकूं और उनको जो है आपको समझा सकूं। मैं ये बात तो समझूं कि जो श्रोता हैं तो उनको कौन से शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। अब देखिए 7 सिस्टर्स 7 राज्य बोले जाते हैं, उसमें सिर्फ असम का है, बाकी राज्यों के पास किस भूमि में कितना हिस्सा है उसकी जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है। इसलिए 93% भाग पर ही भू आंकड़े उपलब्ध हैं, बाकी के नहीं हैं 7% पर। अच्छा, आगे चर्चा करते हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में भी पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों की भूमि के उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। अच्छा, वो इलाका जिन कब्जे में हो गया ना पीओके, उनमें कितना कितना भाग क्या है तो वो भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, यही चर्चा आप जब कहीं बैठोगे किसी के साथ चर्चा करोगे, अगर आपको ये सब आंकड़े पता होंगे तो आप अच्छे पढ़े लिखे कहे जाओगे। तो ये सब चीज़ें एक साथ तो एकदम किसी को आती ही नहीं, आप थोड़ा थोड़ा, आप 10वीं में हैं, आज पढ़ेंगे फिर कल पढ़ेंगे, तो ये जानकारी है। जब आपको ये होती हैं तो आप भी न्यूज़ चैनल में खबरें सुनते हो तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है और आप उनको याद कर पाते हो। जब आपको पता नहीं होगा तो आप याद भी नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद स्थायी क्या है, भू उपयोग के 2 वृत्त चित्र 1.4 की तुलना करके पता लगाएं कि 1960, 1961 और 2014 और 15 के बीच, ओह अच्छा ठीक है, वो जो चित्र थे वो एक 1961 का था और एक 2014 और 15 के बीच का था। ओके,
क्षेत्रों में अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। ठीक है, इसमें फिगर में आपने ध्यान से देखा होगा, अच्छा लिखा तो था ऊपर, मैंने पढ़ा भी नहीं। देखिए 1960 और 61 और ये 2014 और 15 का आंकड़ा था। तो इसमें देखिए खास अंतर जो है किस प्रकार की कौन सी भूमि कम हुई, घटी या बढ़ी, आप ये इसमें देख सकते हो। ठीक है ना। ग्रीन वाली हमारी क्या थी, गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत जो क्षेत्र था वो बढ़ा है। ठीक है, जो उद्योग लगे, इंडस्ट्री लगी, सड़कें ना बने ना, हाईवे बने, तो इसलिए वो वाली बढ़ गई, 8 हो गई 495 से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको इतना ही रखते हैं, फिर अगला चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।